हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेप अप क्लासेस। नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे चैनल स्टेप अप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आप सभी की डिमांड पर यूपी पीएससी के थ्रू होने वाले एलटी ग्रेड एग्ज़ाम, जिसके थ्रू आप जीआईसी कॉलेजेस में एलटी ग्रेड यानी कि एक 9th और 10th को जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनकी आपको पोस्ट मिलती है, उस एग्ज़ाम के लिए मैंने तैयारी शुरू करा दी है। फ्रेंड्स, इसका बैच शुरू हो चुका है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा एलटी ग्रेड में जो वीडियो थी, पाठ्यक्रम क्या आता है, सिलेबस क्या आता है, कैसा पैटर्न रहता है, वो सारी वीडियो मैं बता चुका हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। उसके रिलेटेड अगर आपको कोई क्वायरीज है तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर वहाँ से उस क्वायरी को सॉल्व करा सकते हैं। मुझे मैसेज कर देना, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। जो भी आपकी क्वायरीज होगी उसका रिप्लाई मैं दे दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखो, एलटी ग्रेड में 2 सब्जेक्ट्स आते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। दोनों का ही काफ़ी सारा सिलेबस आता है, वो मैं बता चुका हूँ क्या क्या टॉपिक आते हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री से, और केमिस्ट्री में आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 से ही, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फ्रेंड्स, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का आज क्या करने वाले हैं, हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 मतलब इसमें थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए, उसके बाद और भी पार्ट्स आएंगे। क्योंकि देखो, मैंने हमेशा से कहा है, कभी भी कोई भी तैयारी 2-4 क्वेश्चन से कभी तैयारी नहीं होती, 10-15 क्वेश्चन से कोई तैयारी नहीं होती। जब तक आप उसके 30, 40, 50 क्वेश्चन ना कर लेना एक एक चैप्टर के, तब तक आप उस तैयारी को अच्छा नहीं मान सकते। और आपकी तैयारी में सिलेबस पूरा कवर होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात है, जो एग्जाम स्पेसिफिक होना चाहिए सारा का सारा कंटेंट। मतलब कि अगर कोई चीज़ ईजी है तो ईजी भी आनी चाहिए, अगर कोई क्वेश्चन टिपिकल आ सकता है तो टिपिकल भी आना चाहिए। लेवल बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए, वही तैयारी अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स, उसी लेवल को ध्यान में रखते हुए, उसी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैंने ये बैच शुरू किया है, और आई होप कि आपको इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फिर शुरू करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड। फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड जो प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, मैं आपको बता दूँ, ईजी से लेकर टिपिकल जितने भी लेवल के होते हैं सब आएंगे। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे क्वेश्चन के लेवल्स भी इंक्रीज होंगे, साथ साथ टाइप भी इंक्रीज हो जाएगा, लेंथी भी हो जाएंगे। ठीक है, तो वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उस टाइप के क्वेश्चन हमारे आते चले जाएंगे। फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ चैप्टर में बेसिक क्या है। चैप्टर में अगर हम शुरू करें तो आपको बिल्कुल बेसिक से पता होना चाहिए। आपको डाल्टन्स एटॉमिक स्ट्रक्चर से लेकर के आपको श्रोडिंगर तक के जो हमारा एटॉमिक मॉडल आता है, ठीक है, श्रोडिंगर का, वहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ओके, उसके बाद आपको क्वांटम नंबर वगैरह भी यहाँ से क्लियर होने चाहिए। एक बात तो क्लियर होगी। ठीक है, ये तो हमारे मॉडल्स की बात हुई। अब बात करते हैं, देखो मॉडल से अलग स्पेसिफिक क्या है। मॉडल से अलग स्पेसिफिक क्या है, आपको जितने भी इनके बाय लॉज आते हैं, बाय लॉज मतलब जो इनके साथ में लगने वाले लॉज हैं, वो भी क्लियर होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ होना चाहिए क्लियर। ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला आता है वो क्लियर होना चाहिए। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी आती है, जो प्लांक्स का फॉर्मूला आता है वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे जो हमारे साइड टॉपिक्स है वो भी क्लियर होना चाहिए। वेवलेंथ कैलकुलेट कैसे की जाती है, फॉर्मूला क्या होता है उसका, ये सब आपको साइड में जो भी हमारे प्रिंसिपल लॉज आते हैं ये भी आपको क्लियर होने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप कंप्लीट इस तरह से तैयार करें तो ही आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीट तैयार होगा। फ्रेंड, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, इजी, टिपिकल, किस लेवल का आ सकता है, और क्या इससे एक्सपेक्टेड अगला क्वेश्चन हो सकता है, वो मैं आपको सारा यहीं पे आज बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाइएगा अगर आप वीडियो पर आ गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज टेकन इन एन इलेक्ट्रॉन। ये कह रहे हैं बोहर्स मॉडल के हाइड्रोजन एटम के अकॉर्डिंग कौन सी इलेक्ट्रॉन की कौन सी एक कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने एक्वायर की थी, कौन सी एक स्पेसीज एक्वायर की थी। देखो, अगर मैं बोहर्स हाइड्रोजन एटम की आपको बताऊं थोड़ा सा, तो बॉस ने जो मॉडल दिया था वो केवल हाइड्रोजन एटम का नहीं दिया था, हाइड्रोजन लाइक स्पेसेस का दिया था। हाइड्रोजन लाइक स्पेसेस, एक बात तो ये भी आपको थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन एटम लिख दिया कोई बात नहीं, लेकिन हाइड्रोजन लाइक स्पेसेस भी चलती हैं। जनरली इन्हें हम कहते हैं यूनी इलेक्ट्रॉन स्पेसेस। क्या कहते हैं, यूनी इलेक्ट्रॉन स्पेसेस। लाइक हमारी जो है लिथियम 2 पॉजिटिव हो गई, हीलियम पॉजिटिव हो गई, ये हमारी यूनी इलेक्ट्रॉन स्पेसेस में, इनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इनमें बोहर्स का मॉडल एप्लीकेबल होता है। एक बात क्लियर होगी। सेकंड थिंग, हम इन्होंने कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी ली इलेक्ट्रॉन की जो इंपॉर्टेंट थी। देखो, अगर हम इससे पहले के मॉडल्स की बात करें, जो कि रदरफोर्ड का मॉडल था, उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में अच्छा खासा रिसर्च करके बताया कि भाई न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूमते रहते हैं। उन्होंने बस इतना बता दिया। तो बोहर्स ने उसमें क्या बताया, बोहर ने उसमें बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये ऐसे ही कहीं भी नहीं घूमते, न्यूक्लियस के चारों ओर कहीं भी नहीं घूमते, ये एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल के अंदर घूमते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे स्पिन इनटू द डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। ठीक है, एनर्जी लेवल के ऑर्बिट्स में घूम, और उनको क्या नाम दिया इन्होंने, उनका नाम दिया ऑर्बिट्स का नाम दिया। उन एनर्जी लेवल्स को क्या कहा इन्होंने,
ऑर्बिट का नाम दिया। अब जब तक वो एक इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहता है ना तो वो एनर्जी को लॉस करता ना गेन करता, ठीक है। अब बात आती है क्या न्यूक्लियस के हर तरफ एकदम से ही एनर्जी लेवल्स बन रहे हैं, मतलब उनकी कोई डेफिनाइट डिस्टेंस है, कुछ एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण हम ये पता कर सकें कि ऑर्बिट कहाँ होगा, कितनी दूर होगा, और ऐसा तो नहीं है कि न्यूक्लियस के हर जगह पे हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ जैसे ये न्यूक्लियस हुआ, ये न्यूक्लियस है हमारा, तो एक ऑर्बिट तो यहाँ है, क्या सेकंड बिल्कुल इसके बराबर में ही होगा या फिर इससे कहीं बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा? ये किसने डिफाइन करा कि ये ऑर्बिट कहाँ पर होगा? सो ये जो प्रॉपर्टी थी इन्होंने बताई थ्रू द एंगुलर मोमेंटम। किसके थ्रू? एंगुलर मोमेंटम। तो इन्होंने कहा दैट इलेक्ट्रॉन स्पिन ओनली ऑन दोज ऑर्बिट विच हैज़ एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल n इंटू एच अपॉन 2π। इट मीन्स जिसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, केवल उन्हीं ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, उन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। यानी हर जगह इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते, हर जगह ऑर्बिट्स नहीं बन सकते, केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जिसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। और n क्या है यहाँ पर? n इज इक्वल एनर्जी लेवल, ठीक है। n क्या है हमारे पास? एनर्जी लेवल है, जो भी एनर्जी लेवल है वो 1 2 3 4 5 6 होल नंबर है, तो ये हमारा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। क्लियर आया? तो इन्होंने जो सारा का सारा कंसेप्ट दिया किसके बेस पे दिया? एंगुलर मोमेंटम के बेस पे। सो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एंगुलर एक्सेलेरेशन से कोरिलेटेड नहीं है, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ सबसे मेन चीज़ क्या थी? एंगुलर मोमेंटम, जिसके थ्रू इन्होंने बताया कि ऑर्बिट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन को ना एक स्पेसिफिक जगह मिल गई कि भाई हमें इस जगह पे ही घूमना है, यही हमारा ऑर्बिट है, क्योंकि इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो h अपॉन 2π का इंटीग्रल मल्टीपल है। दैट्स इट, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आया? तो इसका आंसर क्या हुआ? कौन ही है? संवेग। ए इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फिफ्थ ऑर्बिट इज, ये कह रहे हैं बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंग जो एंगुलर मोमेंटम होता है फिफ्थ ऑर्बिटल का वो क्या होगा? फिफ्थ ऑर्बिटल नहीं, ऑर्बिट आएगा, ठीक है। पांचवी कक्षा का जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होना चाहिए? तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला अभी मैंने बताया, mvr इज इक्वल क्या होता है? n इंटू एच अपॉन 2π, ये होता है। अब n बराबर क्या है? जो भी हमारा ऑर्बिट है वो, तो n इज इक्वल 5 दिया हुआ है, तो मुझे बताओ mvr बराबर किसके हो गया? 5 इंटू एच अपॉन 2π। तो 5 मतलब 2 से 5 को कैंसिल करा, कितना आ गया? 2.5। दैट विल बी 2.5 इंटू एच अपॉन पाई रह जाएगा, सिर्फ एच अपॉन पाई इसमें रह जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? तो आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ ए। अगर आप देखें तो इसमें एक आंसर बहुत क्लोजली अगर हमें देखें तो हमें डी भी दिख रहा था, लेकिन डी आंसर नहीं है, उसमें पाई अपॉन एच है। नहीं जी, एच अपॉन 2π होता है, तो 2 से 5 कट गया तो आपका निकल गया। अब देखो, ये तो पांचवी कक्षा का आया था, फिफ्थ ऑर्बिट का आया था, ठीक है। आपके एग्जाम में क्या आ सकता है भाई? फर्स्ट ऑर्बिट भी आ सकता है, सेकंड भी आ सकता है, थर्ड भी आ सकता है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स कुछ भी दे सकते हैं। और ये नहीं जरूरी कि बोहर मॉडल लिखें, वो ये लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम और अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ द लिथियम आयंस। लिथियम का आयन दे दिया, लिथियम 2 पॉजिटिव आयंस, उसका बताओ। तो आपको घबराना नहीं है, सबका लिए सेम ही फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप ही इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्लियर हुआ? मैंने जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन का टाइप कैसा आ सकता है वो आपको बता दिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज 19। एटॉमिक मास 19 है। देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकेंड ऑर्बिटल्स, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस विल बी। ये कह रहे हैं कि एक एलिमेंट है, उसका जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास दैट इज ए दिया हुआ है, ए 19 है, ठीक है। और आपको प्रोटॉन बताना है, आपको प्रोटॉन नंबर बताना है। कितने इलेक्ट्रॉन इन्होंने दिए कि भाई जो सेकंड ऑर्बिट है, सेकंड जो ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। तो फ्रेंड्स आपको बताऊं कि सेकंड से पहले जो फर्स्ट ऑर्बिट होगा ना, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी हमारे सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या कि सेकंड ऑर्बिट में 7 है, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने हैं? 2 है, ओके। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 9 हो गए। अब हमें पता है अगर कोई स्पेसिस आयन नहीं है, अगर न्यूट्रल स्पेसिस है, कोई आयन नहीं है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो 9 इलेक्ट्रॉन है तो 9 ही प्रोटॉन है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? ठीक है। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो एटॉमिक मास से कोई लेना देना इनका नहीं था। एटॉमिक मास से कब लेना देना हो जाता? अगर ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछता। क्या पूछता? अगर ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर आपसे पूछता कि कितने हैं, तब आपका एटॉमिक मास से लेना देना होता। चलो इन्होंने तो नहीं पूछा, मैं पूछता हूँ, तो आपको बताना है हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दिस एलिमेंट। ओके, कितने न्यूट्रॉन्स हैं? कैसे निकालोगे?
एटॉमिक मास माइनस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक मास माइनस द नंबर ऑफ प्रोटॉन से आप निकालो और नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना, बहुत ईजी सा है तो कर लेना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन एग्जिस्ट इन अ फ्री स्टेट, ये कहते हैं डाल्टन्स के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सबसे छोटा कण जो मुक्त अवस्था में मौजूद रह सकता है। तो फ्रेंड देखो, अब मैं आपको बताऊं, इन्होंने ना अलग अलग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग भी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये बात की क्या है और किसी और सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या है, तो इसके अकॉर्डिंग। तो अगर मैं बात करूँ तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सबसे छोटा जो कण होता है वो जो मुक्त अवस्था में रह सकता है फ्रेंड्स, वो होता है एटम। क्या होता है? एटम। ठीक है, तो एटम जो होता है वो सबसे छोटा कण है जो मुक्त अवस्था में रह सकता है, दैट इज परमाणु। ठीक है, परमाणु सबसे छोटा कण है जो मुक्त अवस्था में रह सकता है। ओके, क्लियर हुआ? नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज, सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला विद्युत चुंबकीय विकिरण कौन सा है? फ्रेंड देखो, ये चीज़ मैं कह रहा था, ये ना हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम से तो रिलेटेड है लेकिन उसके साइड टॉपिक्स हैं। साइड टॉपिक्स इसलिए हैं क्योंकि जब हम बॉर्स का मॉडल पढ़ते हैं तो उसमें ना जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाते हैं तो वो एनर्जी निकालते हैं, जिसके कारण स्पेक्ट्रम जनरेट होता है, रेडिएशन जनरेट होती है, स्पेक्ट्रम बनता है। स्पेक्ट्रम से रिलेटेड हमें सारा कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी उसी से आया है कि भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसमें ऐसी कौन सी रेडिएशन है जिसकी सबसे कम वेवलेंथ होती है। तो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग कौन सी रेडिएशन सबसे छोटी होती है और कौन सी रेडिएशन सबसे बड़ी होती है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। मैं इसको बता दूं, ठीक है। तो इसमें देखो हमारे पास ऑप्शन क्या है, पहले ऑप्शन देखते हैं। देखो कॉस्मिक रे है, गामा रेज है, माइक्रोवेव्स है और एक्स रेज है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसकी आगे की। अगर हम बात करें सबसे छोटी, तो जनरली जो हमारी बुक्स वगैरह में आपको मिलेगा तो शायद गामा रेज आपको देखने को मिलेगी, गामा सबसे छोटी है। लेकिन आपको बताऊं कॉस्मिक रेज जो होती हैं वो सबसे छोटी होती हैं, उनसे भी ज़्यादा छोटी होती हैं। एक बात और हमें पता है, एक फॉर्मूला होता है E = h न्यू, और साथ साथ एक और फॉर्मूला होता है E = hc/λ। तो यहाँ से आपको एक बात पता लगी कि लैम्डा जितना कम होगा एनर्जी उतनी ज़्यादा, बिकॉज दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। भाई अगर मैं देखूँ इन्वर्सली रिलेशन है, ठीक है। तो अगर वेवलेंथ कम एनर्जी ज़्यादा, अगर वेवलेंथ ज़्यादा हो गई तो एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमें ये बतानी है शॉर्टेस्ट कौन सी है। तो जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाली होगी उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो कॉस्मिक जो रेज होती हैं फ्रेंड्स, उनकी जो एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, तो कॉस्मिक रेज की जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है और इनकी जो एनर्जी होती है सबसे ज़्यादा होती है। एक बात तो क्लियर होगी। तो ये सबसे छोटी कौन सी होती है? कॉस्मिक रेज। ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब आपको मैं इन सबका ऑर्डर बता देता हूँ कि अगर भाई कॉस्मिक रेज नहीं आता, गामा रेज नहीं आता मान लो, तो कौन कौन से आ सकते हैं, किस तरह से आप उन्हें ऑर्डर में लगाओगे। तो फ्रेंड्स उनका ऑर्डर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऊपर से लेकर नीचे तक लिख रहा हूँ। ठीक है, रेडिएशन का ऑर्डर याद कर लेना, इन चीज़ों को अपने पास नोट बना लेना जरूर। ठीक है, जैसे मैं नोट्स बना के दे रहा हूँ आपको ऐसे भी अपने नोट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो सबसे छोटी वाली आती है वो आती है कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक की बात आती है गामा। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, बहुत सारी बुक्स में, बहुत सारे आपके डायग्राम्स में, इवन गूगल पे भी शायद आपको ये ना मिले कि गामा रेज और कॉस्मिक रेज में कौन सी छोटी है। तो कॉस्मिक रेज छोटी होती है। ठीक है, और गामा से बड़ी फिर कौन सी होती है? एक्स रेज होती हैं, जिनकी इससे बड़ी वेवलेंथ है। फिर आती है अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट में। फिर आती है विजिबल, विजिबल के बाद आ जाती है इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड जो हमारी अवरक्त जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं वो। फिर आती है माइक्रोवेव। ठीक है, तो अगर देखो तो माइक्रोवेव नाम में तो माइक्रोवेव है लेकिन है बहुत बड़ी। ठीक है, और अगर हम देखें तो रेडियो वेव्स इनमें सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो कॉस्मिक रेस में अगर मैं बात करूं तो इनकी वेवलेंथ बहुत ही छोटी होगी और जैसे जैसे ये नीचे जाएंगे बड़ी होती जाएंगी। समझ गए? ये वेवलेंथ के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूँ नीचे की ओर जाते हुए जो आपकी वेवलेंथ है वो क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है। एनर्जी भी और फ्रीक्वेंसी भी दोनों चीज़ नीचे जाते हुए डिक्रीज हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ? ओके, बढ़िया लगा। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इन्हें ऐसे मत समझना कि बस एक दो क्वेश्चन आया तो हो जाएगा, नहीं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। आपको पूछना है। इस बार तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का पूछा है, हो सकता है अगली बार शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी का पूछ ले। शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी का पूछते ही अपोजिट ऑर्डर हो जाएगा, अपोजिट ऑर्डर होते ही रेडियो वेव्स आ जाएंगी शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी में। एनर्जी में अगर पूछ ले सबसे लोवेस्ट एनर्जी कौन सी है, रेडियो वेव्स है।
ओके, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इन चीज़ों पे आपको फोकस करना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, द फॉर्मूला ऑफ द रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट का फॉर्मूला बताइए। रिडबर्ग कांस्टेंट का कौन सा फॉर्मूला है? रिडबर्ग के स्थिरांक का सूत्र। तो इन्होंने 4 सूत्र दे रखे हैं फ्रेंड्स, आपको मैं बताता हूँ। रिडबर्ग जो कांस्टेंट होता है उसका जो फॉर्मूला होता है, एग्जैक्टली फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू 2 पाई स्क्वायर m e टू द पावर 4 एंड अपॉन CH क्यूब। फ्रेंड्स ये पूरा फॉर्मूला होता है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे इन्होंने 1/4 पाई एप्सिलॉन स्क्वायर नहीं दिया है। बाकी अगर मैं देखूँ तो आंसर कौन सा हो रहा है? आंसर मेरा बी मैच कर रहा है। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में आपके आ जाता है ये पूरा लिखा हुआ, तो फ्रेंड 1/4 पाई एप्सिलॉन स्क्वायर ये भी आपको करके आना है। और एक और, अगर ये नहीं लिखा तो एक तरह से ये भी लिखा सकता है 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर m e की पावर 4 अपॉन CH क्यूब, ये भी लिखा आ सकता है। अब आप यहाँ पे सीधे सीधे कह सकते हो k बराबर क्या हुआ यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो फ्रेंड्स ये वाला फॉर्मूला आ जाए, ये वाला आ जाए, या फिर जो मैंने बताया सिंपल, अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर नहीं लिखा तो ये वाला आ जाए। तीनों के तीनों आपके आंसर हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कहता है, हाउ गिव द रिलेशन बिटवीन द एनर्जी एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। विकिरण की ऊर्जा और आवृत्ति के बीच संबंध कैसे दिया जाता है, मतलब किसने दिया? इससे का मतलब है कि किसने दिया? बोहर ने, डी ब्रोगली ने, रदरफोर्ड ने, या फिर प्लैंक ने। तो फ्रेंड्स अगर देखें ऊर्जा और आवृत्ति के बीच का जो संबंध होता है वो होता है E = h न्यू। सिंपल सी बात, ठीक है। यहाँ न्यू क्या है? न्यू हमारी आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और E क्या है? E है एनर्जी। अब ये रिलेशन किसने दिया फ्रेंड्स? ये रिलेशन दिया था प्लैंक ने। किसने दिया था? प्लैंक ने, ठीक है। तो इसका आंसर आप जल्दी से हिट कर लो, कौन सा होगा इसका आंसर? डी। आंसर विल बी डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू अ लोअर ऑर्बिटल देन, देखो ये ऑर्बिटल्स नहीं है फ्रेंड्स, ये ऑर्बिट हैं। देखो ऑर्बिटल जो होते हैं वो ऑर्बिट के अंदर जो सबशेल्स होती हैं वो नहीं कह लेते हैं, सबशेल के अंदर, ठीक है। तो ये ऑर्बिट्स हैं, ठीक है ना। और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? वेयर द फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, द फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, दिस इज कॉल्ड द ऑर्बिटल, ठीक है। एंड ऑर्बिट्स कैन द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व एंड द एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई इज कॉल्ड द ऑर्बिट। ओके, सो ये आपको क्लियर होना चाहिए। एक और बात, LT ग्रेड में तो इंटरव्यू नहीं है, लेकिन GIC वगैरह में जिसमें इंटरव्यू है, GIC में भी इंटरव्यू नहीं है वैसे, जिनमें इंटरव्यू है लाइक PGD के एग्जाम में, उसमें ये जरूर पूछा जाता है ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है, कक्षा एवं कक्षक में क्या डिफरेंस होता है। तो आप ये बता सकते हो कि ऑर्बिट क्या है। ऑर्बिट जस्ट है ना एक तरह से सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व, एंड द ऑर्बिटल इज द स्पेस इन विच द फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, उसे ऑर्बिटल कहते हैं, कक्षक कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें भी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये मिस्टेक्स है तो मैं सही कर रहा हूँ यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक है और कुछ नहीं। बात करते हैं देखो क्वेश्चन की। क्वेश्चन है व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट देन, ये कहना है जब एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाता है तो क्या होता है। फ्रेंड ये मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में भी समझा चुका हूँ, बॉर्स के मॉडल में भी समझा चुका हूँ। तब क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। भाई देखो अगर हायर से लोअर में आ रहा है तो वो क्या करेगा? वो एनर्जी को रिलीज कर देगा। भाई कम पे रहने के लिए एनर्जी की जरूरत थोड़ी है, तो एनर्जी को रिलीज कर देगा। ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। क्लियर, ऊर्जा निकलती है, ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी देखो साइज ऑफ द एटम बिकम स्मॉलर, गलत, कोई साइज में चेंज नहीं होता। अगर हम केवल इलेक्ट्रॉन को जंप कराने, कोई साइज में चेंज नहीं होता। एनर्जी इज एब्जॉर्ब, गलत। एनर्जी कब एब्जॉर्ब होती है ये भी आप याद रख लो, जब हम लो से हाई ऑर्बिट में ले जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, जब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में ले जाते हैं। द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम मूव विदाउट इमिशन और एब्जॉर्प्शन, गलत। इलेक्ट्रॉन कभी भी अगर मूव करेगा तो विदाउट इमिशन और एब्जॉर्प्शन के तो कर ही नहीं सकता। अगर लो से हाई में गया तो एब्जॉर्ब करेगा, हाई से लो में आया तो रिलीज करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो फ्रेंड्स मैं बताता हूँ LT ग्रेड में इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत लेंथी लग रहा होगा, अरे सॉरी इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, इतना लेंथी क्वेश्चन आ गया, इसको कैसे करेंगे। लेंथी तो है, ठीक है, लेकिन ये बड़ा नहीं है, टिपिकल नहीं है, आप इसे पढ़ेंगे तो ईजिली हो जाएगा। ये क्वेश्चन होता है टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि LT ग्रेड अगर आपके लेवल को टफ करेगा तो कहाँ से करेगा? वो टाइम कंज्यूमिंग करेगा। एक एक पॉइंट वाला तो कोई भी आंसर मार के हिट कर लेगा।
भाई पढ़ के आंसर देना बहुत ही टिपिकल होता है, और जनरली हम क्या करते हैं, अरे तो बड़ा क्वेश्चन है स्किप करो आगे चलते हैं, और बड़े क्वेश्चन ईजी होते हैं जब हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट वाइज। तो इसी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें और क्या चाहिए, हमें चाहिए नॉलेज। ठीक है, अगर हमें कम नॉलेज है या हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इस तरह का क्वेश्चन आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। जो बुक केवल एमसीक्यू आपको दे रही है ना, वो कभी आपकी तैयारी नहीं करा सकती एलटी ग्रेड की। आपको इसके लिए कंसेप्ट भी तैयार करने होंगे, नोट्स भी तैयार करने होंगे, पढ़ना भी होगा, बहुत अच्छी नॉलेज भी रखनी होगी, पूरी तरह से डीपली अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए, तब जाके आप एलटी ग्रेड का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट की। एटम्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट द डिफरेंट एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। ये कह रहे हैं समान तत्वों के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है समस्थानिक कहलाते हैं। बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। ठीक है ना, ओके, क्योंकि हमें पता है आइसोटॉप्स क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, तो इन्हें आइसोटॉप्स कहते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग द डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स बट द सेम एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोबार्स। ये भी सही है। विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न, भाई अगर तत्व अलग अलग है तो परमाणु क्रमांक तो अलग अलग होना ही है, तो परमाणु क्रमांक तो भिन्न होगा, लेकिन परमाणु द्रव्यमान समान होता है तो उन्हें संभारिक कहते हैं। बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। ओके, ये भी करेक्ट है और इससे पहले वाला भी करेक्ट है। ठीक है, बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की। एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है उन्हें आइसो न्यूट्रॉनिक या सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। बिल्कुल सही भाई, ये भी करेक्ट है। अगर देखो न्यूट्रॉन सेम, मैं आपको अब यहाँ पे लिख देता हूँ, न्यूट्रॉन अगर सेम है तो उन्हें हम आइसो न्यूट्रॉनिक कहेंगे। क्या कहेंगे, आइसो न्यूट्रॉनिक। अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो उन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अगर कहीं पे ऐसा कुछ है कि पॉजिटिव सेम है, मतलब कि प्रोटॉन सेम है, ठीक है, प्रोटॉन सेम हो गए तो इन्हें आइसो प्रोटॉनिक कहेंगे। अगर केस कुछ ऐसा है, ठीक है, तो उन्हें आइसो प्रोटॉनिक कह देंगे। और अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन कब सेम हो सकते हैं, फ्रेंड्स इसमें बता दूं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के साथ भी इलेक्ट्रॉन सेम हो जाते हैं। ठीक है, एक न्यूट्रल स्पेस आ गई, एक नेगेटिव आ गई, एक पॉजिटिव आ गई, उनके केस में भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक बन जाते हैं। ठीक, अब ये मैंने बता दिया, अगर एटॉमिक नंबर सेम है, मास अलग अलग है तो आइसोटॉप्स कहलाते हैं। और अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक मास जो है वो बिल्कुल सेम है, मास नंबर सेम है, तब वो आइसोबार्स कहलाते हैं। ओके, तो अब बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, 9th का आंसर क्या होगा, सी। उसके अलावा बाकी जो बेसिक डिटेल्स थी वो मैंने आपको बता दी, आप इनको क्लियर। अब आपके लिए क्या आज का असाइनमेंट रहेगा, आपका असाइनमेंट रहेगा आपको आइसोटॉप्स के कम से कम 3 एग्जाम्पल लिखने हैं। कितने एग्जाम्पल लिखने हैं, 3। ठीक है, आइसोबार्स के 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। कितने लिखने हैं, 2। ठीक है, कि वे मतलब दो एग्जाम्पल का मतलब है कि 2 ऐसे केसेस जिनमें आइसोबार्स मतलब कि जो इनके एटॉमिक मास है वो सेम होनी चाहिए, नंबर अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के 2 केसेस लिखने हैं। फिर आपको आइसो न्यूट्रॉनिक के भी 2 केस लिखने हैं। आइसो न्यूट्रॉनिक के भी कितने केस लिखने हैं, 2 केस लिखने हैं। आइसो न्यूट्रॉनिक लिख लिया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के भी लिखने हैं 2-3, फिर प्रोटॉन का भी लिखना है 1-2। ठीक है, तो इस तरह करके ये सब आपके पास होना चाहिए एग्जाम्पल के साथ, तब आपकी तैयारी, आप कह सकते हो कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और इसी के साथ अब चलते हैं तैयारी करते करते क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, पे अटेंशन द फॉलोइंग फैक्ट्स। इस तथ्य पर ध्यान दो। तथ्य है कि हमें कुछ दिया हुआ है यहाँ पर, ये अब ये है क्या भैया, ये SR है, स्ट्रोंशियम है, इसका जो एटॉमिक नंबर है भाई, एटॉमिक नंबर Z38 है। ठीक है, और अगर मैं एटॉमिक मास नंबर की बात करूँ तो वो 90 है, मास नंबर 90 है, और इसके ऊपर 2 पॉजिटिव का चार्ज भी है, ये भी ध्यान देना है भाई। आयन है, ये आयन से 2 पॉजिटिव का चार्ज है। 2 पॉजिटिव का चार्ज क्या मतलब हुआ बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में 36। क्यों, क्योंकि भैया एटॉमिक नंबर 38 था, होने तो इलेक्ट्रॉन भी 38 चाहिए थे, लेकिन 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 लॉस कर दिया, इलेक्ट्रॉन है 36। एक बात, प्रोटॉन की अगर मैं बात करता हूँ, प्रोटॉन 38 है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण या नेगेटिव चार्ज के कारण प्रोटॉन में कोई कमी नहीं आती, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। ठीक है, बेसिक सी चीज़ है। अब बात करते हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, या हमें बताना है कौन से तथ्य सत्य हैं। पहला तथ्य है एटॉमिक नंबर इज 36, गलत, 38 है। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 38, गलत, 36 है। द न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 52, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं भाई, वो निकलते हैं मास नंबर, ये क्या हो गया, गोला बन गया,
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, दैट इज A माइनस जेड से हम न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। 90 माइनस 38 52, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। न्यूट्रॉन तो 52 है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, बात करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 38, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड एंड फोर्थ, सो आंसर विल बी सी। आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, इसके साथ मैंने टेस्ट 1 में आपके 10 क्वेश्चन जो अच्छे खासे इंपॉर्टेंट भी हैं, आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, ये मत सोचिएगा इजी लेवल है। मैंने आपको केवल ये बेसिक बताया कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किन किन चीज़ों से किस किस तरह के स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, ये आपको मैंने बता दिया। इसके साथ ही ये सीरीज अभी कंटिन्यू रहेगी, इसमें 2-3 वीडियो और हैं, आपके 20-30 क्वेश्चन मैं इसमें आराम से करा दूंगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। और फ्रेंड्स, पूरी डिटेल्स की वीडियो अगर आपको चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अगर आपने नहीं समझा है तो मेरी यूट्यूब चैनल पर जाओ, वहाँ पर आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम सर्च करो, स्टेप अप क्लासेस 02 आगे लगा के आपको मिल जाएगी वीडियो, और वहाँ से आप अपना एक कंसेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, आपकी पूरी तैयारी मैं कराऊंगा, इस बात की मेरी प्रॉमिस है। और जिसको बैच लेना है फ्रेंड्स, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाओ। टेलीग्राम ग्रुप पे आने के लिए टेलीग्राम पे जाओ, सर्च करो स्टेप अप क्लासेस 02, और जो पहला ग्रुप आएगा उसे ही आप क्या करें, उसे ही आप ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, इसके बाद एक और वीडियो आएगी स्ट्रक्चर ऑफ एटम की पार्ट 2, मैं मिलूंगा वहीं।